हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आर्या एंटरटेनमेंट की कहानियों की दुनिया में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं महान साहस कथा लेखक जूल्स वर्न द्वारा लिखित एक महान साहस कथा उपन्यास 20,000 लीग अंडर द सी, यानी कि समुद्र की गहराइयों में। तो चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। परंतु पत्र मिलते ही मैंने इस अभियान में सम्मिलित होने का निश्चय किया। मुझे ऐसा जान पड़ने लगा कि इस जीव का पीछा करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मैं अभी अभी सफर से थका वापस आया था और उस थकान को दूर करने के लिए आराम कर रहा था। इस नई यात्रा की धुन में मैं थकान बिल्कुल भूल ही गया। मैं जो महत्वपूर्ण वस्तुएं लाया था उन्हें भी भूल गया। मैंने अमेरिकी सरकार का यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मन ही मन सोचा कि ऐसा न हो कि इस जीव की तलाश में हमें फ्रांस तट पर ही जाना पड़े और ऐसा विचित्र जीव कहीं यूरोपीय सागरों में ही न पकड़ा जाए। लेकिन इसी बीच में मुझे ध्यान आया कि इस जीव की तलाश में तो हमें उत्तरी प्रशांत महासागर की ओर जाना है। यह रास्ता फ्रांस के रास्ते से बिल्कुल भिन्न है। मैंने जल्दी से पुकारा, कंसिल, कंसिल। कंसिल मेरा एक विश्वस्त और वीर नौकर था। वह हॉलैंड का रहने वाला था तथा मेरी समस्त यात्राओं में मेरे साथ रहता आया था। मुझे उस पर बहुत ही विश्वास था। वह अपनी बात का बहुत पक्का और बहुत ही चतुर था। वैज्ञानिकों के संपर्क से उसको विज्ञान का कुछ ज्ञान भी हो गया था। नौकरी के पिछले 10 वर्षों में वह मेरे आदेशों का अक्षरशः पालन करता रहा था। वह यात्रा की थकावट या दूरी से कभी घबराया न था। दूर से दूर जाने में उसे जरा भी हिचकिचाहट न थी। उसकी सुदृढ़ देह, उत्तम स्वास्थ्य तथा शांत स्वभाव के कारण सदा चुस्त और आनंदित रहता था। उसकी उम्र कोई 30 वर्ष की थी और मेरी 40 वर्ष की। कंसिल में एक दुर्गुण था, वह मुझे सदा अन्य पुरुष में संबोधित करता था। पुकारते ही मेरे सामने आ कंसिल ने कहा, क्या स्वामी ने मुझे बुलाया है? हाँ, हम लोग एक यात्रा के लिए चल रहे हैं। तुम 2 घंटे में तैयार हो जाओ। एक भी मिनट खराब न हो। मेरे सारे सफरी बर्तन तथा कोट, कमीज, मोजे जितने तुम रख सको रख लो। जल्दी करो। कंसिल ने पूछा, जो महत्वपूर्ण वस्तुएं आप इकट्ठी करके लाए हैं उनका क्या होगा? मैंने उत्तर दिया, मैं उनका प्रबंध कर दूंगा। फ्रांस भेज देने के लिए कह दूंगा। कंसिल ने पूछा, इसका मतलब यह है कि हम लोग पेरिस वापस नहीं जा रहे? मैंने उत्तर दिया, निश्चय ही जाएंगे, परंतु चक्कर लगाकर। कंसिल, जैसी आपकी इच्छा। मैंने कहा, कंसिल, तुम समुद्री दैत्य के बारे में कुछ जानते हो? कुछ तुमने भी सुना होगा। हम उसी का पीछा करने अब्राहम लिंकन जहाज से जा रहे हैं। समुद्री तलहटी के रहस्य का लेखक कप्तान फरागेट के साथ न जाए, ऐसा संभव नहीं। कितना आकर्षक उद्देश्य है, पर उतना ही खतरनाक भी। हमें यह भी पता नहीं कि हमें किधर जाना है, परंतु हमने निश्चय किया है कि यह अवश्य जाएंगे, चाहे जिधर जाना पड़े। कंसिल, समझ लो, यह उन यात्राओं में से है जहाँ से आदमी प्रायः लौटकर नहीं आता। मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। कंसिल ने कहा, जो स्वामी कहेंगे वही मैं भी करूँगा। इसके 15 मिनट ही बाद हम लोगों की तैयारी हो गई। मेरा सामान कंसिल ने ठीक कर दिया था। मुझे विश्वास है कि वह कुछ भी भूला न होगा। लिफ्ट से मैं नीचे आया और होटल के बिल का भुगतान कर अपने जानवरों और सूखे पौधों के बॉक्सों को पेरिस भेज देने का आदेश दे दिया। तार से अपने बैंक को भी सूचना दे दी। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मैं कूदकर एक गाड़ी में कंसिल के साथ बैठ गया। ब्रॉडवे यूनियन स्क्वायर होकर कावर स्ट्रीट से 4th एवेन्यू होकर हम कार्टिन स्ट्रीट पहुंचे और नाव से ब्रुकलिन। कुछ ही मिनट पश्चात हम लोग 2 चिमनियों द्वारा काले धुएं के बादलों को उड़ाते हुए अब्राहम लिंकन जहाज के सामने पहुंच गए। मेरा सामान तुरंत ही जहाज में पहुंचा दिया गया। हम लोग भी उसी के पीछे पीछे चल दिए। मैंने कप्तान फरागेट के विषय में पूछा। मल्लाहों में से एक ने मुझे उसके पास पहुंचा दिया। मैंने हाथ मिलाया। उन्होंने पूछा,
वहाँ से पियर एरोनेक्स। मैंने उत्तर दिया, मैं ही स्वयं हूँ। क्या आप कप्तान फैरागेट हैं? हाँ प्रोफेसर, आपका स्वागत है, आपका कमरा तैयार है। मैं कप्तान से विदा ले अपने कमरे की ओर चल दिया। अब्राहम लिंकन इस यात्रा के लिए खूब सुसज्जित था। इसमें गर्मी पैदा करने वाला यंत्र भी लगा था। चाल भी काफ़ी तेज थी। 18 मील प्रति घंटे यात्रा करना साधारण बात थी। इतनी तीव्र गति होते हुए भी उस विशाल दैत्य के साथ दौड़ने की सामर्थ्य इस जहाज में न थी। जहाज के अंदर का प्रबंध समुद्री परिस्थितियों के अनुसार था। मेरी कोठरी अलग थी तथा नौकरों के कमरे की तरफ खुलती थी। इस कोठरी में मुझे पूर्ण संतोष हुआ। मैंने कंसिल से कहा, यहाँ हम लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा। कंसिल ने उत्तर दिया, यहाँ हम लोग वैसे ही रहेंगे जैसे साधु कुटिया में वास कर रहा हो। मैंने कंसिल को सामान ठीक करने के लिए छोड़ दिया और स्वयं जहाज छूटने की तैयारियां देखने डेक पर चला गया। कप्तान फैरागेट अब आखिरी लंगर को उठाने का आदेश देने ही वाला था। अगर मुझे 15 मिनट की ही देर हो जाती तो जहाज मुझे लिए बिना ही चल देता, क्योंकि कप्तान फैरागेट तथा संभव शीघ्र ही उसी समुद्र में पहुंचना चाहता था जहां उस विचित्र जीव के प्रकट होने का समाचार मिला था। सैकड़ों नावों पर खड़े दर्शकों को पीछे छोड़ अब्राहम लिंकन मंद मंद गति से रवाना हुआ। पूर्वी नदी के दोनों ओर न्यूयॉर्क शहर में दर्शकों की भीड़ थी। हमारे जहाज के खुलते ही भीड़ ने हर्ष ध्वनि की और रुमाल हिलाकर हमें विदा दी। जब तक यह जहाज हडसन की खाड़ी तक न पहुंचा, दर्शक डटे ही रहे। इस रमणीय नदी के दाहिने किनारे न्यू जर्सी तट होते हुए हम आगे बढ़ गए। ज्यों ही जहाज 2 सरकारी किलों के बीच पहुंचा, वहां की बड़ी बड़ी तोपों ने गर्जन कर सलामी दी। इस जहाज ने अपना अमेरिकी झंडा 3 बार फहराकर प्रत्युत्तर दिया और धीरे धीरे अपनी चाल बढ़ाई। न्यूयॉर्क चैनल के फाटक तक, जहां पर 2 तेज रोशनियां न्यूयॉर्क का रास्ता बता रही थी, साथ में आई हुई नौकाएं लौट गई। इस समय शाम के 3 बजे थे। जहाज के मल्लाह अपने अपने काम पर लग गए तथा उसकी चाल और तेज हो गई। अब जहाज लांग द्वीप के किनारे पहुंच गया था। 8 बजे रात तक तो जहाज की वही गति रही, परंतु ज्यों ही उसने फायर द्वीप पार कर अटलांटिक सागर में प्रवेश किया, अपनी चाल और बढ़ाई। कुछ ही समय में वह अंधकार से आच्छन्न अटलांटिक महासागर के अथाह जल में उथल पुथल मचाता हुआ अत्यंत तेजी से अपने निर्धारित स्थान की ओर दौड़ने लगा। अब्राहम लिंकन के कप्तान फैरागेट बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। वह इस जहाज की आत्मा थे। उन्हें विश्वास था कि वह रहस्यमय रूप और किसी का नहीं, किसी विशालकाय समुद्री जीव का है। इस संबंध में उन्हें कोई शक बाकी न था। उन्हें इस जीव के अस्तित्व में उतना ही विश्वास था जितना किसी साधारण व्यक्ति का बिना देखे विश्वास के आधार पर ही भगवान के अस्तित्व पर होता है। उन्होंने इस बात की प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे उसे अवश्य पकड़ लेंगे। यह बात दूसरी है कि वह जिंदा मिले या मरा हुआ। कप्तान की यह भी धारणा थी कि या तो वे इस जीव का वध करेंगे या वह जीव उन्हें इस जहाज के साथ नष्ट कर देगा। उनके साथी खलासियों तथा अफसरों का भी यही निश्चय था। अभी तक जहाज खुले प्रशांत सागर पर नहीं पहुंचा था। मशीन पर काम करने वालों की बातचीत का एक ही विषय था, वह यह कि समुद्री दैत्य को कैसे पकड़ा जाएगा, कैसे डेक पर लादा जाएगा। विभिन्न कल्पनाएं की जा रही थी। कप्तान फैरागेट ने आदेश दे रखा था कि जो मनुष्य उसे पहले पहल देखेगा उसे $2000 नकद इनाम दिया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कप्तान फैरागेट ने उस जीव से मुकाबला करने का सारा प्रबंध कर रखा था। इस जहाज में हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रादि तथा बंदूकें थी। सामने वाले कमरे में एक प्रकार का यंत्र लगा था जिसका पिछला भाग मोटा तथा अगला भाग पतला था। इसी नमूने का यंत्र पेरिस संग्रहालय में 1567 में रखा गया था। इस पर एक बहुत अनुभवी तथा वीर शिकारी नेड लैंड तैनात था। अब क्या होगा आगे? क्या है वो चीज जो कई जहाजों को तोड़ चुकी है या उन्हें डुबो चुकी है? वो कोई मशीन है, कोई पनडुब्बी है या कोई
विशालकाय मछली, वो देखेंगे आगे की कहानी में। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? इस आने वाली कहानियों की अपडेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दे। जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और दूसरी कौन सी कहानी आपको इस तरह के वीडियो में सुननी है यह भी बताएं। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।